दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान की टीम में तब्दीली हो सकती है। सरफराज आ सकता है, दहानी आ सकता है, फखर जमान आ सकता है और आप देखिएगा कि वापसी हो सकती है सरफराज की। अजीब इत्तफाकात का खेल है। गॉन विद द विंड वसीम खान ने इस्तीफा ही दे दिया। उनके इख्तियारात कम करने की बात की थी रमीज़ और वो अपने घर चले गए। वसीम खान को अपनी गलती महसूस हो गई, अब तैयार हो गए हैं वर्ल्ड कप की टीम में तब्दीली की। भारत फिर भी हम उनको कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, आदाब, खुश आमदीद। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें और अल्लाह आपके ऊपर और आपकी ख़ानदान पे अपनी रहमतें जारी रखें। क्रिक बूम के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ एहसान कुरैशी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सी बातें हो रही हैं और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है कि मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हैं, उनको इस बात का एहसास हुआ है, गलतियों का एहसास हुआ है। चाहे वो T20 जो हमारा हो रहा है उसमें लड़कों की परफॉर्मेंस ही चल रही है, उन्होंने टीम सेलेक्ट की है, उसके ऊपर तनकीद तो चल रही थी कि उन्होंने जनाब फ़खर जमान को भी बाहर किया हुआ था, शाहनवाज धानी को भी बाहर किया था, सरफराज को भी बाहर किया हुआ था, उस्मान कादर को भी बाहर किया हुआ था। लेकिन अब थोड़ा सा उनको फिक्र पड़ गई कि टीम ये अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब 3 तारीख को शायद कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, तो हम फिर भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। अब कौन जाएगा मुझे नहीं पता भाई। लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि आज़म खान जो है वो टीम से निकल सकते हैं, शोएब मकसूद की बातें हो रही हैं, खुशदिल शाह की बातें हो रही हैं, तो बातें बहुत हो रही हैं। अब देखते हैं कि कौन सी टीम आती है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में ज़ाहिरी बात है मुझे कमज़ोरियाँ नज़र आ रही थी। अब देखते हैं कि अगर आज़म खान जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई लोग उनका नाम नहीं ले रहे। भाई आज़म खान जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो इसमें चॉइस है वो सरफराज है। सरफराज ने अब तक नेशनल T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 2 इनिंग्स में वो नॉट आउट करें, उनकी टीम जो है वो चारों मैच जीती है, तो ये अच्छा ओमन है। क्योंकि हाँ ऐसा लग रहा था कि उनका कैरियर ख़त्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आप कभी भी कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और दोस्तों हम तो भूल ही जाते हैं, आपकी बड़ी इंकरेजमेंट आ रही है भाईजान। आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका जो इस वक्त हमारे लिए एक मोमेंटम बना हुआ है, बहुत आप लाइक कर रहे हैं प्रोग्राम की, और हमारे प्लान बहुत लंबे हैं। जो वर्ल्ड कप T20 हो रहा है इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो वहाँ भी जाके हम आपके लिए रिपोर्टिंग करें। तैयारियाँ हमारी वहाँ जाने की मुकम्मल हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता मसाइल ज़रूर होते हैं, लेकिन हम वहाँ से भी आपको रिपोर्ट करेंगे और आपको न्यूज़, व्यूज़, इंटरव्यूज़, अपडेट्स, ब्रेकिंग स्टोरीज़ वहाँ से भी देंगे। तो आप हमारे इस चैनल को भूलें मत, क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें, इसको आखिर तक देखें। और आज भी जो है ना हमारा प्रोग्राम है आखिर तक देखिएगा। आज हमने बातचीत की है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ खान से। अब्दुल रऊफ खान एक सच्चे इंसान है, खरे इंसान है, सच्ची और खरी बातें करते हैं और क्रिकेट की इंटरेस्ट की बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो आवाज़ है ना उन गरीब क्रिकेटर्स के लिए उठती है जो जिनकी कोई आवाज़ जिनके लिए नहीं उठाता। वो कहते हैं जनाब ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो बेरोज़गारी हुई थी, और सबसे बड़ी बात उनका जनाब बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट आया, और भी लोगों के ट्वीट आए हैं कि भाई वसीम खान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिज़ाइन करके चले गए, क्योंकि राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। जिस तरह डोमिनेट कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन आने के बाद, तो ऐसा लग रहा था कि वसीम खान मेरा ख्याल है 2-3 महीने के बाद रुखसत हो जाएंगे। लेकिन हमारे लिए भी ये अचंभे की बात है कि इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुई कि जो काम रमीज़ राजा को करना हो सकता था, मेरा ख्याल है उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, उनको रिन्यू ना करते, तो उन्होंने उनके लिए आसानी पैदा कर दी और वसीम खान जो है पाकिस्तानी क्रिकेट का वो तबाह करके गए। हालांकि जो प्रेस रिलीज में जनाब रमीज़ राजा ने उनकी बड़ी तारीफ़ें की, जनाब उन्होंने अच्छी लीडरशिप दिखाई, कोविड में उन्होंने बड़े अच्छे, लेकिन लोगों ने उस पर अपने ट्विटर अकाउंट पे और मुख्तलिफ जगहों पे उस पर बड़ा रिमार्क्स दिए कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करके गए। पाकिस्तानी क्रिकेट को भाई वसीम खान ने मंझधार में छोड़ दिया। बहुत हो सकता है चंद काम उन्होंने अच्छे किए हों, जर्नलिस्टों को तो वो पसंद ही नहीं करते थे कि जनाब वो चाहते थे कि उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाएँ। लेकिन अब वो तारीख़ का हिस्सा है। वसीम खान इम्पोर्टेड, इंग्लैंड से इम्पोर्टेड एडमिनिस्ट्रेटर थे, मेरा ख्याल है वहीं वापस जाएंगे। अब दूसरी बात है जो आपसे करनी थी कि भाई रमीज़ राजा नई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो ये इतना बड़ा पहाड़ टूटा था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों ने आने से इनकार कर दिया। लेकिन इंग्लैंड के जनाब
जो चेयरमैन है उन्होंने माफ़ी मांगी है कि हमसे गलती हुई है, हमारे लिए मसाइल थे, हमने खिलाड़ियों की वेलफेयर के लिए सोचा। हालांकि आप यकीन करें कई खिलाड़ी आने के लिए तैयार थे। अब वो जो है ना कुछ अरसे के बाद 2022 में पाकिस्तान में आके उनका प्लान है कि वो 3 टेस्ट खेलेंगे और 5 वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे। इयन वाटफोर्ड जो है ना वो ईसीबी के चेयरमैन है, लेकिन लोगों के दिल आपने बहुत दुखाए हैं भाई। न्यूजीलैंड हो चाहे इंग्लैंड हो, उन्होंने दिल बहुत दुखाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया वाले हौसला पकड़ेंगे और पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। और पाकिस्तान में क्रिकेट जो है ना जिस तरफ जारी है, तो पाकिस्तान का क्रिकेट का एक बड़ा ब्रांड बनने वाला है। नए चेयरमैन आए हैं रमीज़ राजा, तो पाकिस्तान ऑलरेडी पीएसएल में तो उनका बहुत बड़ा ब्रांड है। और दूसरी तरफ जनाब वो छोटी मोटी खबरी आई थी कि कोयटा ग्लेडिएटर के जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं नदीम उमर, उनका कोई छोटा मोटा फड्डा हो गया था रमीज़ राजा से, लेकिन उन्होंने जनाब कल प्रेस रिलीज दिया कि मेरा कोई फड्डा नहीं हुआ भाई। वो बातचीत हुई, हमने अपने राइट्स के लिए बात की, जैसे जो है फ्रेंचाइज ऑनर करते हैं कि भाई हमें तो लॉसेस हो रहे हैं उसमें आप। तो बहरहाल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा तो है कि हम जो फ्रेंचाइज ओनर हैं, जो मुख्तलिफ लीग के मालिकान हैं, उनके लिए हम थोड़ी आसानियाँ पैदा करेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको कंट्राडिक्ट किया है कि उनकी बड़ी तू मैं हुई रमीज़ राजा से, तो ये भी खबर थी। और दूसरी जानिब रमीज़ राजा जो है सुना जा रहा है कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान 92 के वर्ल्ड कप के 2 खिलाड़ी जिनके नाम आ रहे हैं, मोइन खान तो पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं और उनके साहबजादे आज़म खान का लड़खड़ा रहे हैं कि टीम में रहेंगे नहीं रहेंगे। इसके अलावा आकिब जावेद, अच्छा ये दोनों जो है ना, चाहे वो मोइन खान हो चाहे आकिब जावेद हो, मोइन खान जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर के जो है ना वो चीफ कोच है। इसके अलावा जो आकिब जावेद हैं वो लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस है। अब ये उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि वो आते हैं, क्या उनका रोल होगा, क्योंकि तनकीदें होती है ना कि आप 2 नौकरियां तो कर नहीं सकते क्रिकेट बोर्ड में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता। लेकिन जाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया था जनाब, रिज़ाइन जो किया था सबसे पहले वो किया था जनाब मंझधार में छोड़ के मिसबाउल हक और वक़ार यूनुस गए थे। तो उसके बाद फिर जनाब ये आया वसीम खान का इस्तीफ़ा। तो पाकिस्तानी क्रिकेट में एक नया सेटअप आने की उम्मीद है, लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर है। सबसे बड़ा प्रेशर तो यह है कि पाकिस्तान की कौन सी टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में जाएगी, जिसको होने में आप यकीन करें अब सिर्फ 23 दिन रह गए हैं। 23 तारीख को इफ्तिताई मैच है, 24 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होगा। पूरी दुनिया की उस पर नज़रें मरकूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर तैयार हैं, जोश और वलवले के साथ खेलेंगे। ये जो सारे उमूर पाकिस्तान क्रिकेट के इसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में हमने आज बातचीत के लिए जनाब मधु किया है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, क्रिकेट की बड़ी डीप नॉलेज है। पोर्ट कासिम से एक तवील अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मुल्तान क्रिकेट एसोसिएशन में भी वो रहे, उसकी टीम के लिए भी वो एज ए कोच काम करते रहे। तो उनसे हम बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है, वसीम खान के इस्तीफे के बाद क्या होगा, कौन से नए एडमिनिस्ट्रेटर आ सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा क्या खड़ी हो सकती है, और जो खिलाड़ियों को जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, क्या वो दूर हो सकते हैं। तो आपकी बात हम कराते हैं एक ब्रेक के बाद अब्दुल रऊफ खान से। और दोस्तों हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ खान ने शॉर्ट नोटिस पर, उनका बहुत शुक्रिया। लाहौर से 695 विकेटें हासिल की उन्होंने 148 फर्स्ट क्लास मैचों में पाकिस्तान के लिए। हालांकि काफी अरसा लंबा खेल सकते थे, कश्मीर से इनका ताल्लुक है, मैं भी इनके बड़े फॉलोअर्स में हूँ, बड़ी खुल के बात करते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़ा डीपली समझते हैं। इन्होंने तकरीबन 25 साल पाकिस्तान क्रिकेट में एज ए प्लेयर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एज ए कोच गुजारे। वेलकम टू द शो रऊफ भाई। थैंक यू एहसान भाई। अच्छा रऊफ भाई, अब आपने देख लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन आ गए हैं रमीज राजा, और उसके बाद उनके आते ही कुछ दिनों के बाद, हालांकि ऐसा लग रहा है कि उनको वर्ल्ड कप के बाद रुखसत किया जाएगा, लेकिन बड़ा आसान रास्ता हो गया रमीज राजा के लिए कि जब उनसे उन्होंने बातचीत की तो आप उस पर रोशनी डाले तो उन्होंने रुखसत ही की। इसके अलावा पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों की बात हो रही है, फिर सुना है कि डायरेक्टर क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड में आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हमारी टीम जो है राइट नाउ, जो रमीज राजा के आने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आप समझते हैं कि राइट ट्रैक पे जाएगी? एहसान भाई, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट या लोग क्रिकेट के शायकीन समझ रहे हैं कि एकदम कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेट को राइट ट्रैक पर ले आएगा, तो ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है अब, क्योंकि पानी काफी ज्यादा पुलों से जो पुल से गुजर चुका है, तो उसको वापस लाने के लिए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होगा।
और मेरा नहीं ख्याल कि इस गवर्नमेंट के पास भी इतना ज्यादा टाइम बाकी बचा है कि वो 1-1.5 साल के अंदर अंदर वो एक इतना बड़ा ढांचा है जिसको उन्होंने पिछले 3-4 साल से बिल्कुल ही बेड़ कर दिया था, उसको दोबारा रिपेयर कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि काफी मुश्किल टास्क होगा। इससे भी कोई डाउट नहीं है कि रमीज राजा की जड़ें काफी जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान के जो ग्रास रूट कल्चर है क्रिकेट का, और उनको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसका पार्ट एंड पार्सल रहे और बड़ा लंबा अर्सा उन्होंने फर्स्ट क्लास भी खेली है, इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो कमेंट्री पैनल में पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा और रिस्पेक्टेबल नाम समझे जाते हैं। बाकी अगर कोई प्लेयर उनके साथ इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसकी इतनी ज्यादा हैसियत इसलिए नहीं है कि जस्टिस कयूम रिपोर्ट की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और उनकी उतनी ज्यादा से नहीं है। मगर रमीज राजा वो वाइड प्लेयर है जिनके ऊपर किस तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, और पाकिस्तान के लिए काफी इज्जत का बायस समझे जाते हैं। तो मेरा ख्याल कि उनके आने से थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ेगा, मगर अगर कोई कहे कि टोटली सिस्टम चेंज हो जाएगा तो वो मुमकिन नहीं है। अच्छा रूफ भाई, आप मेरा ख्याल है कि आप काफी क्रिटिकल आदमी होते हैं और आपने एक बड़ा अच्छा स्टांस लिया है कि जाहिर बात है कि मैजिक वूंड तो किसी के पास तो है नहीं कि आप ओवरनाइट चेंज कर दें, लेकिन आपने अच्छे रिमार्क दिए। तो आप कितना अरसा देंगे रमीज राजा को? 6 महीने देंगे, 1 साल देंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन वो सेट करने में कामयाब हो जाएंगे 1 साल में? देखिए साहब भाई, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 24-25 करोड़ आबादी वाला कंट्री है। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये आ रहा है कि अब हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं है जो कि प्लेयर्स को, लोगों को या यूथ को रोजगार दे सकें या किसी दूसरी उनको सर्वाइवल के लिए कोई सपोर्ट कर सके। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास किसी दूसरे गेम का कोई फ्यूचर नहीं है। रहता है कि हमारे पास सिर्फ क्रिकेट बाकी बचती है, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यूथ की जो सिर्फ क्रिकेट से वाबस्ता है। और उसमें जब आपने रीजनल सेटअप को खत्म किया तो आपके 18-20 रीजन थे, उनमें यकलख सारी क्रिकेट खत्म कर दी गई। उसके बाद 18-12-14 डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास के खत्म कर दिए गए, 20-25 डिपार्टमेंट ग्रेड 2 की, और उसके बाद जो छोटे डिपार्टमेंट थे उनको भी खत्म कर दिया गया। तो इस तरह के पूरे का पूरा जो आपका ढांचा था, सिटी लेवल क्रिकेट खत्म हो गई। उसके बाद आप पिछले 3 साल में जो क्लब क्रिकेट है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, वो खत्म हो गई। स्कूल क्रिकेट का ढांचा आपका बिल्कुल खत्म हो गया, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। तो इसको रिवाइव करने के लिए मेरा ख्याल है कि लंबा टाइम दरकार है, और मेरा नहीं ख्याल कि 1 साल के अंदर अंदर कुछ भी इस किस्म का इम्पैक्ट पड़ सकता है। और उसमें जाहिर बात है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो भी सारे सिस्टम के टोटली अगेंस्ट हैं, तो उनको भी मेरा ख्याल है कि मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होगा रमीज राजा के लिए कि दोबारा सारे का सारा सिस्टम को रिन्यू किया जाए। अच्छा, आप समझते हैं कि कुछ चांस है? जाहिर बात है, जैसे आपने कहा कि इमरान खान तो नहीं चाहते कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आए, वो तो उसके शदीद खिलाफ हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बेरोजगारी फैली और पाकिस्तानी क्रिकेट का ढांचा, जैसे आप कह रहे हैं, उसको बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा। तो आप समझते हैं कि रमीज राजन को किसी तरीके से कन्विंस करेंगे या कुछ किसका ऑल्टरनेट निकाल सकेंगे? देखिए एहसान भाई, इसका अल्टरनेट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई समझता है कि वो इसका अल्टरनेट निकाल देगा तो वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। अब समझाने की बात यह है कि जो जो जिस हद तक मैं रमीज राजा के आने पर मुझे इसलिए थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हुई एज ए क्रिकेटर कि वो कम अज कम वाहिद आदमी हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के क्रिकेट के हलकों में, जो कि इमरान खान के साथ डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनको आंसर कर सकते हैं और उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, और उनको मोटिवेट करने की सलाहियत भी उनके अंदर मौजूद है, क्योंकि वो ग्रास रूट से जुड़े हैं और उनको एग्जैक्टली नॉलेज है कि जो हमारा सिटी क्रिकेट का ढांचा है या क्लब क्रिकेट है या हमारी जो रीजनल क्रिकेट है वो इस काबिल नहीं है कि वो एक बड़ी जो यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके या लंबे अरसे तक उनका बर्डन उठा सकें। क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नेपोटिज्म का प्रॉब्लम है, करप्शन का प्रॉब्लम है, हमारा जो लोकल सियासत है उसका जो डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है उसका प्रॉब्लम है, फिर हमारे क्लब का ढांचा बिल्कुल मजबूत नहीं है, फिर हमारे काफ़ी ज़्यादा जो निचले लेवल पर क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जो आपके जो स्ट्रक्चर इमरान खान बनाना चाहते हैं वो पाकिस्तान के मारूजी हालात में उसको स्टैब्लिश करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो अगर रमीज राजा उनको कायल कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी उनकी सक्सेस होगी, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के यूथ के लिए एक रोशन दौर का आगाज होगा, मगर फिलहाल ये एक नामुमकिन चीज़ नजर आ रही है। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं कि वसीम खान तो चले जी अब रुखसत हो गए, आप उनका कैसे एनालिसिस करेंगे? उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ बेनिफिट दिया या नुकसान पहुंचा के गए? एहसान भाई, इसमें वसीम खान का मेरा ख्याल है कि कोई इतना ज्यादा उसको आप ब्लेम नहीं दे सकते। ठीक है, मैं पास में उनका बहुत ज्यादा क्रिटिक रहा हूँ,
जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे हैं। मगर मसला ये है कि आप देखते हैं कि जब आपकी आबादी बहुत ज्यादा है, आप 24-25 करोड़ की आबादी को आप संभाल रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद यूथ की है, और आप कैसे एक ऐसे बाहर से बंदे को लाकर यहाँ पर बिठा सकते हैं जिसका पाकिस्तान में ना तो जड़ें हैं, ना उसकी रूट्स हैं, और ना ही वो पाकिस्तान के कल्चर को समझता है। वो ना डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स का उसको अंदाजा है, ना रीजनल का अंदाजा है, ना ऊपर पाकिस्तान की पॉपुलेशन के जो मसाइल है वहां से। और दूसरा जो हमारा और उनका जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। वो एक ऐसे कंट्री से आए थे जो एक बहुत बड़ी वेलफेयर स्टेट है, और वहां पर कोई बंदा बेरोजगार नहीं है। जो भी बेरोजगार होता है रियासत उसको पालती है, उसको जॉब देती है, उनकी एजुकेशन का जो बंदोबस्त है रियासत करती है, मेडिकल फैसिलिटीज रियासत मुहैया करती है, उनके जो घर के अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है वो रियासत सॉल्व करती है। और उसके अलावा जो अगर वो उनको आवाज थोड़ी गायब हो गई थी। आ रही है आवाज मेरी? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। हेलो। मेरी आ रही है? हाँ, अब आ रही है, ठीक है। उसी पे जी आप जी। थोड़ा सा जो तो ब्रेक आए थे ना, उसी पे दोबारा मैंने वो पूरा आ गया। आप अब जो बीच में मेरा ख्याल है कि 30-40 सेकंड आप गायब हो गए थे, तो जस्ट कैरी ऑन। जी जी। तो वो मैं बात कर रहा था कि असल पार्ट वसीम खान का नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर से आए थे, और उस कल्चर का और पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज है उनका जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि यहाँ पर वेलफेयर स्टेट नहीं है, वहां पर अर्न करना पड़ता है, और अपने बच्चों को और अपने माँ बाप का आपको पेट पालना पड़ता है, आपको मेडिकल के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आपको अपने हाउस रेंट देने पड़ते हैं, आपको अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी पड़ती है, आपको अपने घर चलाने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज चाहिए होते हैं। तो उस एक आदमी को यहाँ पर ले आना, मेरा ख्याल है कि उस आदमी का फॉल्ट है जो उनको यहाँ पर लेकर आया। अच्छा, अब हम इससे पहले के आगे चले, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो पिछले दिनों बड़े डोल्ड्रम्स में चली गई, जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से आके और बिल्कुल मिस्टीरियस अंदाज में यहाँ पर पाकिस्तान को छोड़ के चली गई, और उसके बाद इंग्लैंड ने भी ना आने का फैसला किया, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी शुकू को शुका बताए आज। लेकिन हालांकि उनके चेयरमैन इयन वॉटमोर का इंटरव्यू आया, उन्होंने माफी भी मांगी है पाकिस्तान क्रिकेट से कि हम आएंगे अगले साल और 3 टेस्ट खेलेंगे और 5 वनडे खेलेंगे। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आया, आपकी नजर में ये इम्पैक्ट कैसा है? देखिए, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 20 साल से स्ट्रगल कर रही है। जब से हम इस सो कार्ड वार ऑन टेरर में गए हैं, हमारा सारे का सारा जो ढांचा है वो बिल्कुल ग्राउंड हो चुका है, और उसमें स्पेशली जो सबसे ज्यादा सफर किया है वो हमारी इसी फील्ड ने किया है, जो स्पोर्ट्स की फील्ड है उसने किया है। तो एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक 60,000 पाकिस्तानी जो अवाम है उनकी जानों की कुर्बानी देने के बाद, 20,000 सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानी के बाद, और कोई $1.5 अरब से जायद हम जो हमारा जो अखराजात हुए इस जंग के ऊपर, वो बर्दाश्त करने के बाद हम इस काबिल हुए थे कि हम जनरेट करें, इंटरनेशनल टीम को पाकिस्तान वापस बुलाएं, और हम अपनी जो क्रिकेट एक्टिविटीज है उनको दोबारा एक्टिवेट कर सकें। मगर बदकिस्मती ये है कि जो हमारा दुश्मन था वो भी साथ में बैठा हुआ था, और उसको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली उसने उसका फायदा उठाया। इस तरह आप सुनते हैं कि थर्ड जो फिफ्थ जनरेशन वार है या हाइब्रिड वार है, तो ये हमारे खिलाफ बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन दरकार थी। तो उसमें फिर ये हमें एक दफा फिर आइसोलेट करने की कोशिश की गई क्रिकेटिंग वर्ल्ड से, और हमारे जो शायकीन है उनमें बहुत ज्यादा मायूसी फैली है इससे। और अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, मेरा ख्याल है कि जो माजरत किया वो भी अब टाइम गुजर चुका, उसका भी इतना ज्यादा कोई फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं होगा, क्योंकि जो नुकसान होना था पाकिस्तान क्रिकेट का वो हो चुका। अगर ये दोनों टीमें पाकिस्तान का टूर करती तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो सर्कमस्टांसेस थे क्रिकेट के वो टोटली चेंज हो चुके होते, और हम आगे फ्यूचर में एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ मजीद टीमों को पाकिस्तान बुला सकते थे। मगर अब क्या किया जा सकता है, अब देखने टाइम तो गुजर चुका है। अच्छा रऊफ, आप क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अब आपका थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस आया रमीज राजा पे। अगर आपको ऑफर हो इस सेटअप में आके कुछ अपनी खिदमत अंजाम देने की, तो क्या आप उसको कंसीडर करेंगे? नहीं एहसान भाई, बिल्कुल भी नहीं है, और ये किसी सूरत ना तो ये मुझे ऑफर कर सकते हैं और ना ही मैं इनको कंसिडर करूंगा, क्योंकि मेरा इनके साथ चल रही है जो वो एक क्रिटिक्स के तौर पे चल रही है, और मैं इनको देखता हूँ कि जब तक ये प्रॉपर टीम लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप 99% फॉरेज पर भर्ती करें और एक आध बंदे को ले आए काम चलाने के लिए, इस तरीके से नहीं है। जब तक आप 99% मेरिट पर काम नहीं करेंगे आप इनके साथ काम नहीं कर सकते। तो मेरा इनके साथ अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी किसी किस्म का भी कोई नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब ये बताएं कि जाहिर बात है वर्ल्ड कप के जो खिलाड़ी हैं 92 के, वो नजर आ रहे हैं,
जब लाहौर में उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रमीज राजा ने तो बड़ी गले मिले जाके, मोइन खान भी उनसे, और इसके अलावा आकिब जावेद भी मौजूद है, सुना है उनको भी कोई पोजीशन दी जा रही है। तो आपका इसमें आपका क्या नुक्ता नजर है इस बारे में? देखिए, बहुत ज्यादा मायूसकुन होगा अगर इनको पोजीशन दी गई, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें कि क्रिकेट में यही 2-3 लोग रह गए हैं। आप वकार यूनुस को 5 दफा पाकिस्तान की कोचिंग पैनल में लेकर आए हैं, फिर पाकिस्तान के इसी क्रिकेट बोर्ड ने 5 दफा उनको निकाला है। 2 दफा आकिब जावेद आपकी टीम के साथ लगे हैं, आपने 2 दफा उनको निकाला है, फिर आपने उनको ड्रैग अकेडमी में लगाया, वहां से निकाला। फिर उसके बाद मोइन खान थे, आपने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी थी, और वो देखें कि वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए पाए गए। एक वर्ल्ड कप के स्क्वाड के साथ आपने उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा और वहां पर वो सिडनी कैसीनो से बरामद हुए, और इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वापस तय करके वापस पाकिस्तान बुलाया और क्रिकेट से आउट कर दिया। और वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वही इदारा, ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको दोबारा रीअपॉइंट करती है तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई अफसोसनाक और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शर्मनाक चीज होगी। अच्छा, आप कुछ सजेस्ट करेंगे, आपको कौन से लोग ऐसे नजर आते हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट की ऑनेस्टी के साथ खिदमत कर सकते हैं? देखिए विशान भाई, इस तरह नहीं हो सकता कि मेरी पसंद से या किसी और आदमी की पसंद से आप कुछ लोगों को चुने, क्योंकि अगर अगर एक आदमी का मैं नाम लूंगा तो जाहिर है कि 100 बंदा उसके मुखालिफ होगा। आप किसी का नाम लेंगे तो उसका 50 लोग मुखालिफ होंगे। बात, मैं जो सिस्टम डेवलप करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप किसी को मैनेजमेंट में लाएं तो आप उसकी एजुकेशन देखें, उसके मैनेजमेंट स्किल देखें कि वो उसको, ज़ाहिर है इस फील्ड में, आप इतने बड़े फील्ड में, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम लेके आ रहे हैं, तो उसके मैनेजमेंट पास में स्किल्स क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है। और उसके अलावा इसी तरह आप कोचिंग में लेकर आ रहे हैं तो आप देखें कि जब तक आप, क्रिकेट खेलना एक डिफरेंट चीज़ है मगर कोचिंग एक टोटल डिफरेंट चीज़ है। तो आप उसमें उसके स्किल देखें, क्या उसके पास जिस तरह बाहर के लोग हैं, जिस तरह एलन डोनाल्ड है, उससे ज्यादा तो हमारा कोई सुपरस्टार नहीं है। जैनुअल एक्शन के साथ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट बॉलर था इन द वर्ल्ड, मगर उसके बाद जब वो कोचिंग फील्ड में आया उससे पहले उसने यूनिवर्सिटी और वॉस्टर से उसने पॉलिटिकल स्पोर्ट्स साइंसेज में डिग्री की है। उस डिग्री के बाद उसने कोचिंग कोर्सेज किए, बायोमैकेनिक्स से काम किया और उसके बाद वो कोचिंग के फील्ड में आया। तो हमारे मैट्रिक फेल, इंटरमीडिएट फेल और अंडर मैट्रिक लोगों को उठाकर आप जी वो रमीज राजा का वाकफा उसको लेकर आ जाते हैं, वो एहसान मानी का वाकफा उसको लेके आ जाते हैं, वो इमरान खान के साथ क्रिकेट खेला हुआ वो आ जाएगा, वो फलाने के साथ क्रिकेट खेला हुआ उसका दोस्त है, हम उसको ब्लाइज कर देते हैं। तो पूरी दुनिया में इस तरीके से सिस्टम चलता नहीं है। जब तक आप सिस्टम को मेरिट पर नहीं चलाएंगे, आपको ये चीज देखने आए। आपने देखे कितने बड़े बड़े सुपरस्टार सारे के सारे आजमा लिए जो इमरान खान के साथ खेले थे या उनके बाद में या उनसे पहले। मुझे किसी एक का नाम बता दे जो मैनेजमेंट में सक्सेसफुल हुआ या किसी कोचिंग के फील्ड में सक्सेसफुल हुआ। मगर अब बदकिस्मती ये है कि हम बार बार फिर उन्हीं पे जा रहे हैं, और रेपुटेशन होकर उन्हीं पे जा रहे हैं, हम बार बार उन्हीं को आप ट्राई आउट कर रहे हैं। आप इंडिया में देख लें, जो उन्होंने बॉलिंग कोच लिया है तो आप उसका आपको नाम भी शायद याद नहीं होगा। और आप रिसेंट पास्ट में और रिसेंट में देखें कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग किधर है, हमारी फास्ट बॉलिंग किधर है। तो ये जब तक आप स्किलफुल लोगों को नहीं लेकर आएंगे जिनके पास शोबे से मुकम्मल अमांगी और एजुकेशन होगी, तो आपका ये सिस्टम सफर करता रहेगा। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड करूंगा कि मोइन खान जो हैं वो हैं चीफ कोच क्वेटा ग्लैडिएटर के, और जो आकिब जावेद हैं वो डायरेक्टर ऑपरेशन है लाहौर कलंदर के। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी एक मसला पैदा होगा अगर वो आए तो? सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं ये तो बात की बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। मैं तो सबसे पहले इस बात पे आता हूँ कि इसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको पहले क्यों निकाला। हमें तो उनसे सबसे पहले तो ये जवाब चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको एक निकाल देती है, इवन एक बिल्कुल छोटी सी फैक्ट्री अगर आपको काम से निकाल देती है, तो दोबारा जब उस आदमी को रीअपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए उसको 50-100 सवालों का जवाब देना होता है। आपका पूरा गवर्निंग बोर्ड होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर तो एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इतना बड़ा इदारा है और इतना उसका बड़ा सेटअप है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। तो उसमें आप कैसे बार बार आजमाए हुए लोगों को उनको ट्राई आउट करते जा रहे हैं, जब आपने खुद ही उनको निकाला और स्पेशली सिर्फ इस मॉरल ग्राउंड्स पे आपने उनको निकाला। उनके जो पास्ट है वो आपको देखे ना कि किस किस्म के हैं, ना उनकी एजुकेशन है, ना उनका कोई मॉरल अथॉरिटीज है, और उसके बाद जो जो उन्होंने हरकतें की हैं पास्ट में जिसकी वजह से उनको निकाला गया है। तो फिर अगर दोबारा उनको वापस पाकिस्तान की क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा अफसोसनाक चीज होगी। अच्छा, अब आप जानते हैं, जाहिर बात है, T20 वर्ल्ड कप जो है अगले महीने आ रहा है। अब 23 दिन और रह गए हैं उसको होने में, और हमारे यहाँ नेशनल T20 कप चल रहा है। टीम अनाउंस कर दी थी चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने, वो भी काफी कंट्रोवर्शियल रहे, और टीम जो उन्होंने अनाउंस की उसके बारे में काफी सवालात हुए। तो आपका एज ए क्रिकेट एनालिस्ट और एज ए क्रिकेट से आपकी बड़ी डीप इन्वॉल्वमेंट है, आप क्या समझते हैं कि आप क्या चेंजेस आ सकती हैं पाकिस्तान टीम में? क्योंकि सिलेक्शन में लोगों ने तो कहा था कि बहुत से प्लेयर तो ऐसे हैं जिनकी जगह बनती थी लेकिन लिया नहीं गया उनको।
देखिए शान भाई, मेरा ख्याल है कि टोटली एक अजीबोगरीब किस्म की एक सिलेक्शन हुई है, जिसकी ना कोई मंतक है और ना ही कोई लॉज की इजाजत देता है, और ना ही पीसीबी के जो कानून है उसमें उसकी इजाजत शामिल है। अब देखें कि कैसे आप 6 या 8 या 10 या 20 रन की एवरेज वालों को उठाकर वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, और जबकि आपने उनको पास्ट में सीरीज दी है, 3-3 4-4 सीरीज में उनका लगातार फेलियर है। उसके बाद उनकी टेक्निक्स में बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं, आपकी आपकी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं, और आप उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया। अगर देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मेरा सवाल वहां पर आगे खड़ा हो जाता है कि आप कहते हैं हमारा सिस्टम क्या रहा है, हमारा सिस्टम डेवलप कर रहा है। अगर आपका सिस्टम क्या रहा है, आपका सिस्टम डेवलप कर रहा है, ना आपके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की रिप्लेसमेंट है, ना आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर की रिप्लेसमेंट है, ना आपके पास ऑफ स्पिनर की रिप्लेसमेंट है, ना आपके पास मिडिल ऑर्डर है, तो सिस्टम आपका कौन सा चल रहा है, आपका कौन सा सिस्टम डेवलप कर रहा है? आपने ये दो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर सेलेक्ट किए हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, मुझे बताएं कि इनके तो ये तो पूरे स्पिनर, इनका तो पूरा आर्म ही नहीं घूमता, ये पूरा स्पिनर है ही नहीं। मुझे कोई पाकिस्तान का दुनिया का कोई स्पिनर बता दे कि ये नवाज या माद वसीम या शादाब खान ये स्पिनर की कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जब जब तक आपका पूरा जो आर्म है वो रोटेट ही पूरी तरह नहीं कर सकता स्पिनर की तरह, तो आप कैसे, आपको स्पिनर कैसी कहा जा सकता है? उसके बाद जो आपका मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में देखें कि आपके पास रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है आपका नीचे ग्रास रूट से और आपका जो इन्वेस्टर का स्ट्रक्चर है बिल्कुल जीरो, उसकी प्रोडक्शन जीरो है, वो कुछ भी नहीं दे रहा है। इसी वजह से आपने आप अनफिट, आपके 5 मिडिल मिडिल ऑर्डर में से 4 अनफिट हैं, और 4 की जो एवरेज है वो बिलो 20 रन है, और उनके पास आवाज गायब हो गई थी, नहीं आ रही? आ रही है? जी जी। ठीक है, वो एवरेज से आप शुरू कर दें दोबारा। तो उनकी एवरेज जो है वो बिल्कुल बिलो 20 रन है। तो जब आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं होगी, आपके पास इतने टॉप के प्लेयर्स नहीं होंगे, जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोडक्शन नहीं कर रही होगी, आपकी एनसीए जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां से प्रोडक्शन नहीं आ रही है, तभी तो आपने इतने बिलो एवरेज वालों को पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में जगह दी है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल एक ये टोटल सारा सिस्टम का फ्लॉप, आप कह सकते हैं कि फ्लॉप सिस्टम है ये। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि जो टीम अनाउंस हुई है, अब कहा जा रहा है कि फखर जमान का मेन टीम में आने का चांस है, उस्मान कादर का चांस है, शाहनवाज धानी का चांस है, अगर मोहम्मद आजम खान अगर जाते हैं तो मेरा ख्याल है उसके बाद जो हमारे पास मेन प्लेयर है वो सरफराज ही है। तो आप क्या समझते हैं? और उसके बाद एक जो आपने स्पिनर का बात उठाई, उसमें हमारे पास सबसे अच्छा लेग स्पिनर तो जाहिद महमूद है, लेकिन उसका बैकग्राउंड जरा वीक है बेचारा, उसको लिफ्ट नहीं करा रहे लोग। देखिए इंसान भाई, ये जब आपके पास प्लानिंग का फुकदान होगा और आपके पास एक्सपीरियंस लोग होंगे, तो फिर आपको एकदम किसी भी बड़े इवेंट से जाने से पहले आपको पहाड़ जैसी मुसीबतों को फेस करना पड़ेगा इसी तरह। और ये बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्लानिंग सही तरीके से नहीं कर रहे। अगर आपने पहले जाहिद महमूद को, जब आपने बाकी सबको चांसेस दिए, तो आप 3-4 सीरीज जाहिद महमूद को वर्ल्ड T20 से पहले दे देते, ताकि उसका भी बिल्कुल एक आपके पास क्लियर पिक्चर आ चुकी होती। उसके बाद इनको मैंने पिछले साल भी कहा था, जब ये आपकी आईपीएल पीएसएल हो रही थी, कि जो दानी है उसको आपने टेस्ट स्क्वाड में बहुत गलत रखा हुआ, उसकी जो जगह है वो T20 स्क्वाड में बनती है। आप उसको तो 3-4 सीरीज में ट्राई आउट कर सकते थे। अगर उस पर ट्राई आउट किया होता तो आपके सामने एक उसकी भी कंप्लीट एक पिक्चर आ चुकी होती। इसी तरह अगर आप उसको अब आजम खान को निकालते हैं, तो आपने सरफराज अहमद को पीछे 2 साल से तो बाहर बेंच पे बिठाया हुआ है, तो आप उसको कैसे वापस लाकर डायरेक्ट आप उसको वर्ल्ड कप खिला देंगे, जब आपने उसको 2 साल आपको वो प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, और आपने मजबूरन मीडिया के प्रेशर से मजबूर होकर उसको बेंच पर साथ रखा हुआ था। तो एक कंप्लीट एक फेलियर है, एक जो आपका इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक पढ़े लिखे और विजन वाले लोग मैनेजमेंट में नहीं आएंगे, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते, और जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, आपको इसी तरह की चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अब आपको क्या लग रहा है, ये सूरत हाल हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, हमेशा जब भी होता है तो क्राइसिस सिचुएशन में रही है, और आप जो अपने आवाज उठाते रहते हैं। अब हमारा वर्ल्ड कप में क्या चांस है? कुछ चांस है हमारा? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस टूर्नामेंट में और इस टीम के साथ पाकिस्तान का कोई भी चांस है, क्योंकि जो T20 क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, एक तो आपकी बैटिंग पर और दूसरी आपकी जो फील्डिंग है उस पर। आपने फील्डिंग का शोबा जो आपने वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट किया है उसका आपने देख लिया है, जो अशर है अपने लोकल टूर्नामेंट में, तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड का टूर्नामेंट होगा वर्ल्ड कप, तो उसमें तो और प्रेशर से उनका मोराल बिल्कुल ही डाउन होगा, और उसके पास उनकी इतनी फिटनेस नहीं है कि वो उसको इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद जो आप इनकी बैटिंग का प्रॉब्लम है वो स्टिल कंटिन्यू है।
पिछले 3 साल से मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम कंटिन्यू और अभी तक वो चल रहा है, तो वो भी अभी तक कवर अप नहीं हो सका। और इस जो T20 जो आप खेल रहे हैं लोकल, इसमें भी वो प्लेयर अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके। तो स्पिन बॉलिंग का आपका शोबा भी वो भी इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने ज्यादा ब्राइट चांसेस होंगे पाकिस्तान की। लोग कहते हैं बड़ी तुक्का क्रिकेट में बात होगा, तुक्का भी चल जाता है। देखिए तुक्का बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, क्योंकि जितनी भी शॉर्ट फॉर्मेट होते हैं इसमें चल जाता है। तो अगर वो चल जाता तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ओवरऑल अगर आप उसको प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करके देखें अदर्स टीम के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा कोई ब्राइट चांसेस होंगे। कौन सी मजबूत टीमें नजर आती हैं आपकी नजर में T20 वर्ल्ड कप में? देखिए मेरा ख्याल है कि जो इंडिया है वो काफी स्ट्रांग है, उसके बाद जो आपकी बांग्लादेश की टीम वो भी स्ट्रांग टीम है, आपकी जो इंग्लैंड की टीम है वो भी स्ट्रांग है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन स्ट्रांग है, साउथ अफ्रीकन की भी मेरा ख्याल है कि इनएक्सपीरियंस टीम है, वो भी इतना ज्यादा कोई टूर्नामेंट में मेरा नहीं ख्याल कि आउट परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। न्यूजीलैंड की जो टीम है वो काफी हद तक बेहतर है, गो कि उनको ये बांग्लादेश के खिलाफ काफी एक बुरे हालात का सामना करना पड़ा, मगर उनकी टीम में इतनी डेप्थ है कि वो किसी भी टाइम पर वो चेंज कर सकते हैं गेम। तो इसके अलावा जो अफगानिस्तान की टीम है वो भी डार्क हॉर्स साबित हो सकती है, क्योंकि उसका पिछले 5 साल में जो यूए की कंडीशंस है उसमें बहुत ज्यादा उनके प्लेयर्स को एक्सपोजर भी और एक्सपीरियंस भी है खेलने का, तो वो भी किसी भी टीम के साथ अपसेट कर सकती है। 2 मरतबा की चैंपियन वेस्ट इंडीज का नाम आप शायद भूल गए, यहाँ जाहिर बात है एकदम से। उनका है कोई चांस? उनके पास पावर हिटर भी हैं, तो आप समझते हैं उनका कोई चांस है? देखें वो जिस तरह आपने बात की है कि शॉर्ट फॉर्मेट में एक फ्लूक की बात तो हो सकती है उनमें, मगर अगर कोई आप जेन्युइनली उनको कंपेयर किया जाए दूसरी टीमों के खिलाफ, तो उनकी भी कोई इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रांग पोजीशन नहीं है, क्योंकि ओवर द ईयर्स वो भी कोई नए प्लेयर्स डेवलप करने में नाकाम रहे हैं, और कोई ऐसे स्पिनर्स भी उनके पास इतने अच्छे नहीं है कि वो कोई इम्पैक्ट छोड़ देंगे इस टूर्नामेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ, आपकी बातें जो होती हैं वो ज़रा सा लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इमोशनल लोग बहुत हैं तो हमें इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करना होगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए हम ज़ाहिरी बात है रमीज़ राजा को ज़रूर बैक करेंगे और चाहेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट, जैसे कि रऊफ ने भी कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी हो, लेकिन उसको टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू। रऊफ बात करते बबांगे दल और सच्ची बातें करते, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, आपने अपना अंदाज़ा लगाया होगा। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ और नई अपडेट्स के साथ और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।